नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। आज मार्केट फ्लैट है, ना ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, ये लगभग 11:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उस समय तक मार्केट में कोई मेजर मूवमेंट नहीं है, लेकिन मूवमेंट दो मार्केट में है। सोना का दाम 75 रुपया ऊपर गया है, 75 रुपीज अब 7,200 रुपया को क्रॉस कर लिया। 22 कैरेट गोल्ड क्रॉसेस 7,200। ये जीएसटी को ऐड करना पड़ेगा आपको। लगभग 7,500 तक 22 कैरेट गोल्ड पहुंच चुका है। दूसरा, रुपया गिर गया है, भारी गिरावट थी। रुपी हैज फॉलन एंड फॉलन बिग। 84 85 तक पहुंच गया है। रात में नॉन डिलीवरेबल फ्यूचर्स मार्केट में 85 तक पहुंच गई है। दैट मीन्स इन इंटरनेशनल मार्केट इट रीच्ड 85 टू यस्टरडे नाइट। सो रुपी इज अंडर सिवियर प्रेशर। रुपया सख्त प्रेशर में है। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, अनसेरेमोनियसली शक्तिकांत दास को निकाल दिया गया है रिजर्व बैंक गवर्नर से। सारी मार्केट की एंटिसिपेशन थी कि उनको ये 3 और साल का एक्सटेंशन मिलेगा और ये रिकॉर्ड हो जाएगा और लॉन्गेस्ट सर्विंग रिजर्व बैंक गवर्नर होंगे। लेकिन मार्केट में बहुत सरप्राइज हुआ कि जब उनको निकाला दिया गया और उससे रिप्लेस करने के लिए रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को भेज दिया गया। संजय मल्होत्रा को कोई इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। आईआईटी कानपुर या खड़गपुर से डिग्री लेके आए हैं। उन्होंने आईएएस किया है और पब्लिक पॉलिसी में प्रिंसटन में डिग्री ली है। पब्लिक पॉलिसी और इकोनॉमिक्स का कोई नाता नहीं है। नॉर्मली इस आरबीआई गवर्नर की पोस्ट को 1991 के बाद एक मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट को ही सौंप दिया जाता है। लेकिन जब शक्तिकांत दास को उन्होंने उस पोस्ट में लाया, तभी ये ट्रेंड ब्रेक हो गया। उसके पहले रघुराम राजन और उर्जित पटेल भी थे, लेकिन रघुराम राजन और उर्जित पटेल ने गवर्नमेंट का कहना नहीं माना और लाइन टो नहीं किया। इसके लिए दोनों को जाना पड़ा। शक्तिकांत दास लाइन टो करते रहे, जो गवर्नमेंट करना चाहती थी वो उन्होंने किया। लेकिन उन पर दबाव था कि वो रेट कट करें, लेकिन रेट कट करने की स्थिति में भारत की मईशत नहीं है। प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं और 6% को भी ब्रेक कर चुके हैं। एक मॉनेटरी इन्फ्लेशन टारगेटिंग एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ आरबीआई का है। अगर 4 से 6% के बीच में रहना चाहिए इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन 4 के ऊपर लगातार 3 साल है और पिछले महीने 6 क्रॉस कर चुकी है। अगर रेट कट आती है तो रुपया की दाम नीचे जाएगी, इसके कारण रुपया की भारी गिरावट आ सकती है। ये 84 89 एक सिर्फ ट्रेलर है और नीचे आ सकती है। अगर 85 क्रॉस कर लेती है तो क्रूड और एक्सपेंसिव हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर का दाम को ऑलरेडी गवर्नमेंट बढ़ा के रखा है और बढ़ने से प्रेशर आ जाएगा सिस्टम में। लेकिन उसके अलावा तेल, कुकिंग ऑयल और दाल भारत बहुत भारी लेग से इंपोर्ट करती है। अगर रुपया वीक होता गया तो दाल का दाम और कुकिंग ऑयल का दाम भी बढ़ जाएगा। इससे इन्फ्लेशन में प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये डबल एज स्वॉर्ड थी। लेकिन गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये था कि ग्रोथ बहुत जल्दी गिर गया है और 5.4% तक पहुंच गई है। तो इन सबको रेस्पॉन्सिबल शक्तिकांता दास को ठहरा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने रेट कट नहीं की। तो ये सब मॉर्निंग कॉन्टेस्ट में एक आर्टिकल में लिखा है, मैं उसको इधर रखता हूँ, आप देख लीजिए। पहले हाफ ऑफ दिस ईयर में, इस साल के पहले हाफ में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 42,000 करोड़ की राइट ऑफ थी। इस राइट ऑफ के कारण भी गवर्नमेंट मानती है कि शक्तिकांता दास की सख्त पॉलिसी है। शक्तिकांता दास ईसीएल नाम का एक प्रोविजनिंग सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अगर उसको का इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये एनपीए और बढ़ेगा। अगर एनपीए बढ़ती है तो प्रेशर सिस्टम में ज़्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट को बैंक को रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा। लेकिन मिनिस्ट्री के कहने से पर भी शक्तिकांता दास ने नहीं माना। इसके कारण भी उनको हटा दिया जा रहा है और उन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में ईसीएल प्रोविजनिंग नॉर्म्स ला दी है। इसके बावजूद माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बहुत प्रेशर है और एनपीएस बढ़ रही है।
अगर कंपनीज वापस पैसा को कलेक्ट नहीं पाएंगे तो बैंकिंग सिस्टम में भी प्रेशर होगी, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आ रही है। इन सब के कारण शक्तिकांत दास को रिप्लेस कर दिया गया है। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि एक रेट कट जल्दी आ जाएगी। इसके कारण रुपया प्रेशर में है और प्रेशर में रहेगी। आज की ताज़ा खबर में ये है कि रिलायंस के पास $3 बिलियन की बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं अगले साल, लेकिन वो $3 बिलियन कैश फ्लो से पे नहीं कर रही है कंपनी, इसको रोल ओवर कर रही है और फ्रेश फंड्स रेज करने की कोशिश कर रही है। इसमें दो प्रॉब्लम है। उस समय रेट्स बहुत कम थे, लगभग 0% रेट थी। अभी रेट 4.5 से 5%, यूएस गवर्नमेंट यील्ड ही 4% की ऊपर है, तो 5% की रेट में उसे मिलेगा लोन। तो उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जब लोन लिया गया था तो रुपया का दाम 70 रुपया था, अब जाके 85 रुपया तक पहुंच गया है। तो ब्याज भी ज़्यादा पड़ेगा, कैपिटल रिप्लेसमेंट भी 15% ज़्यादा पड़ेगा। तो मुकेश अंबानी ने 4-5 साल पहले एक एजीएम ने कहा है कि वो जीरो डेट कंपनी बन जाएंगे, लेकिन अगर कंपनी जीरो डेट बन रही है, क्यों और कर्ज ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग लोन को रोल ओवर कर रहे हैं। रिलायंस की अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ओपेक है, सारे बिजनेस एक ही कंपनी में है, तो इन सबको डिफरेंशिएट कर कर प्रॉफिट देखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं रिलायंस को कभी भी छूता नहीं हूँ, तो उसको एनालाइज नहीं करता हूँ इसी कारण से। टाटा कंपनी में एक अपडेट है कि टाटा मोटर्स ने इनपुट कॉस्ट बढ़ने से सारी व्हीकल्स की दाम 3% बढ़ा दी गई है। वो Hyundai ने 1% बढ़ाई, टाटा मोटर्स ने 3% इंक्रीज की। ये इंक्रीज जनवरी 1 से लागू होगी। Hyundai ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो 700 चार्जिंग स्टेशंस इंडिया में बिल्ड करेगी। इससे ईवी अडॉप्शन बढ़ेगी। हमने तो कंसिडर करके रखा है टाटा मोटर्स को इसी कारण से। अगली न्यूज़ है कि इंटरनेशनल मार्केट में होंडा और टोयोटा की मार्केट शेयर्स की दाम कम होती जा रही है। अगर आप भारत की ऑटो सेक्टर में एक प्रेजेंस लेना चाहते हैं तो आप होंडा मोटर कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। $26 में है और अच्छा यील्ड भी है। आपको डिप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलेगा, डिविडेंड भी डॉलर में मिलेगा। क्यों मैं होंडा की बात कर रहा हूँ? होंडा भारत के सबसे बड़ा टू व्हीलर कंपनीज में से एक है और नंबर 1 पोजीशन के लिए हीरो मोटर कॉर्प को तगड़ा कंपटीशन दे रही है। गियर स्कूटर मार्केट में उसकी मार्केट शेयर 50% के ऊपर है। मुझे कोई शक नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जल्दी लॉन्च करेगी, उसमें भी मार्केट शेयर पकड़ेगी। अगर ओला को लेने के बदले आप होंडा को कंसिडर करेंगे तो बेहतर होगा। अभी तक मार्केट शेयर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे बेस्ट पोजीशन है बजाज, टीवीएस और हीरो मोटर कॉर्प का। लेकिन हीरो मोटर कॉर्प इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि एथर की 45% स्टॉक होल्डिंग उनके पास है। हम ओला को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उनकी स्कूटर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जब होंडा भी अपना लॉन्च करेगी वो भी मार्केट शेयर के लेगी और जो सब मार्केट शेयर लॉस होगा वो सब ओला का ही होगा। अभी इन तीनों की मार्केट शेयर लगभग एक ही पोजीशन में, सिर्फ 1 या 2% की डिफरेंस है। सो मुझे लगता नहीं है कि ओला की मार्केट शेयर बढ़ सकती है इन द शॉर्ट टर्म, और इन द लॉन्ग टर्म में कोई चांस नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। तो अगर आप इस पोजीशन को कंसिडर करना चाहेंगे तो आपको ये होंडा या टोयोटा बेहतर स्टॉक्स होगा। हमने अपने क्लाइंट्स को हर्शी को रिकमेंड किया था। हर्शी ने आज 6% ऊपर गई है, लगभग $200 पर एक शेयर तक ऊपर जाके अब $195 में सिमट गई है। डिविडेंड यील्ड जब हमने रेकमेंड किया तो 3.5 से 4% था। क्यों मार्केट में दाम इसलिए बढ़ गया है क्योंकि मोंडलेस नाम का दूसरा कंपनी जो चॉकलेट मेकर है, कैडबरीज का ओनर है, वो इस कंपनी को एक्वायर करना चाहती है। तो इसीलिए कल मोंडलेस का दाम गिर गया और हर्शी का शेयर बढ़ गया। टेक ओवर में अभी कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशन है। इसके कारण लगभग 11% कल हर्शी का स्टॉक बढ़ गया। जो पटाखे लिस्ट के बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ वो सारे चक्स चीप हैं क्योंकि डॉलर
स्ट्रेंथन हो रहा है। हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी था, फार्मा कंपनीज कंसिडर करना, आईटी कंपनीज कंसिडर करना और सोने में इन्वेस्ट करना, ना कि हमने सोने में इन्वेस्ट किया। हमने सोने के अगेंस्ट लोन देने कंपनी में भी इन्वेस्ट कर कर रखा है और सोने रिटेलिंग कंपनी में भी इन्वेस्ट कर कर रखा है। ये सारी तरह इस डॉलर स्ट्रेंथनिंग से भारी प्रॉफिट मिलेगी हमको। तो ये पटाखे लिस्ट में आप थोड़े-थोड़े इन्वेस्ट करते रहना, चाय-पानी की रेंज में। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।